नोट, प्रिय पाठकों, ये कहानी के पहले 10 अध्याय मैंने मोबाइल फोन से लिखे हैं। यदि इनमें किसी प्रकार की त्रुटि, गलती या कोई समस्या हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। संभव है कि कुछ पात्रों के नाम एक जैसे या दोहराए गए हों, क्योंकि मोबाइल में सभी नामों का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं था। आप सभी से निवेदन है कि अपनी राय जरूर साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। यदि यह प्रयास आपको पसंद नहीं आया तो मैं इसे आगे जारी नहीं रखूंगा। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। धन्यवाद। अध्याय 171। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती की बात करने के लायक हो? लड़की स्तब्ध थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, और उसने अपना चेहरा ढक लिया, बोलने से डर रही थी। नौकर चाकर भी सदमे में जम गए, क्या हो रहा था? ये उनकी उम्मीद के स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं था। रोहित चैन, इतना शक्तिशाली व्यक्ति, यहाँ कैसे कमजोर पड़ गया? लेकिन विक्रम सिंह का चेहरा अप्रभावित रहा, वह आराम से अपनी शराब का गिलास पीते रहे। गौरव शर्मा खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाकर गाली देने लगा। रोहित चैन, तुम हरामी, तो ये कमीने तुम्हारे नौकर हैं। मैं तुम्हारे पुरखों को कोसता हूँ, तुम क्या चीज हो, बॉस बनने की हिम्मत करते हो? हाँ, तुम विक्रम सिंह का नाम गलियों में इस्तेमाल करने की हिम्मत करते हो, तुम अपने आप को क्या समझते हो? रोहित चैन का चेहरा बेहद शर्मिंदगी से भरा था। उसने विक्रम सिंह की ओर देखा और धीरे से कहा, विक्रम, मुझे माफ कर दो, आखिरकार हम भाई हैं। रोहित चैन, बकवास मत करो, विक्रम सिंह ने शांत स्वर में कहा। क्या तुम भूल गए कि पिछली बार किसने मुझसे कहा था कि हम परिवार नहीं हैं? रोहित चैन निरुत्तर हो गया। वास्तव में उसने ये शब्द कहे थे, लेकिन जब से विक्रम सिंह ने अपनी अपार संपत्ति दिखाए, उसे पछतावा होने लगा। लेकिन पछतावे का क्या फायदा, पास खड़े नौकर भी हक्के बक्के रह गए। उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, क्या रोहित ने उसे विक्रम सिंह कहा? क्या मैंने गलत सुना? वह लड़की रोहित चैन के साथ इसलिए आई थी क्योंकि उसका पारिवारिक रुतबा और दौलत थी। ये जानकर कि रोहित चैन और विक्रम सिंह भाई हैं, वह और भी उत्साहित हो गई थी। ये सोचकर कि उसने वाकई में अमीरी से शादी कर ली। लेकिन अब स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उसने सोची थी। सब चुप हो जाओ, रोहित चैन ने अचानक चिल्लाकर कहा। भीड़ उस विस्फोट से चौंक गई। रोहित चैन ने विक्रम सिंह की ओर देखा और गंभीरता से कहा, विक्रम, क्या तुम वाकई इतने निर्मम होना चाहते हो? निर्मम? विक्रम सिंह ने रोहित चैन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं अभी अभी घर लौटा था और तुम मुझे बाहर निकालना चाहते थे। घर में कोई समस्या आती है और तुम सारा दोष मुझ पर डाल देते हो। मैं 3 साल तक घर नहीं लौटा और पहली मुलाकात में तुम कहते हो कि हम परिवार नहीं हैं। अब तुम हमारे रिश्ते की बात करना चाहते हो। क्या तुम इसके लायक हो? तारा चैन के लिए विक्रम सिंह ईशान जैसे किसी को सक्रिय कर सकता था और स्वर्ण क्लब हाउस के संसाधनों का उपयोग कर सकता था। लेकिन जब बात उसकी आई तो वह विक्रम सिंह का नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसी स्थिति के लिए वह किसे दोष दे सकता था? अगर रोहित चैन ने पहले विक्रम सिंह के साथ थोड़ा भी अच्छा व्यवहार किया होता, भले ही वे झगड़ते नहीं, विक्रम सिंह उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। आखिरकार जिस रास्ते को चुना है उसे आंसुओं के साथ भी चलना पड़ता है। खत्म करो, सब खत्म करो। अजय तिवारी ने हाथ हिलाकर आसपास की भीड़ को तितर बितर करने को कहा। विक्रम सिंह दोपहर से गौरव के साथ यहाँ खेल रहा था। जब शाम होने वाली थी, विक्रम सिंह ने मूल रूप से गौरव के साथ रात का खाना खाने की योजना बनाई थी, लेकिन तभी उसे अपने पिता अमर सिंह का फोन आया, जिसमें उन्होंने उसे घर पर रात का खाना खाने के लिए बुलाया। विक्रम सिंह और कविता अय्यर के बीच का मामला इस समय विक्रम सिंह के लिए काफी सिरदर्द का कारण था। अगर यह सिर्फ कविता अय्यर की बात होती तो विक्रम सिंह बिना किसी हिचकिचाहट के इस मुद्दे को खत्म कर देता। मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। विक्रम सिंह के चेहरे पर असहायता झलक रही थी। लेकिन तुम्हें भी पता है कि लक्ष्मण अय्यर मेरे साथ कितने अच्छे रहे हैं, मैं लक्ष्मण अय्यर को दुखी नहीं कर सकता। यह है। गौरव ने सिर खुजलाया, ये स्वीकार करते हुए कि यह मुद्दा वाकई जटिल था। थोड़ा सोचने के बाद गौरव ने अचानक कहा, विक्रम, मैंने देखा है कि कविता अय्यर और यशवर्धन पांडे काफी करीब हैं। हो सकता है कि उन दोनों का पहले से ही कुछ चल रहा हो। अगर हम उनके व्यभिचार का सबूत ढूंढ सकें तो क्या यह मामला हल नहीं हो जाएगा? विक्रम सिंह ने एक पल सोचा और धीरे धीरे सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। अरे, क्या तुम्हारे पास दूसरों के दिमाग में झांकने का कोई तरीका नहीं है? गौरव ने कहा। क्यों न कविता अय्यर को देखा जाए, शायद तुम उनके विचारों को समझ सको।
ये काम नहीं करेगा। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। मैंने पहले कोशिश की थी। मेरी आत्मा खोज तकनीक यशवर्धन पांडे और कविता अय्यर को भेद नहीं सकती। उनकी ताकत शायद बेहतर न हो, लेकिन हो सकता है कि उनके पास कोई शक्तिशाली रक्षा तावीज या कुछ ऐसा हो जो उन्हें बचा रहा हो। विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, यशवर्धन पांडे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं जब से लौटा हूं तब से उसकी जांच कर रहा हूं और मुझे उसका कोई सुराग नहीं मिला। गुरु नित्यानंद ने विक्रम सिंह के प्रति निष्ठा जताने के बाद से यशवर्धन पांडे की जांच में उनकी मदद की थी। हालांकि अब तक कोई प्रगति नहीं हुई थी, जिसने विक्रम सिंह को पांडे परिवार के प्रति और भी सतर्क कर दिया। अध्याय 172 यशवर्धन पांडे का पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो क्या इसका मतलब है कि यशवर्धन पांडे का परिवार वाकई में कुछ खास क्षमताएं रखता है? गौरव ने सिर खुजलाते हुए कहा, लेकिन वह लड़का तो ऐसा लगता है जैसे उसके पास कोई खास हुनर नहीं है। मैं तो उसे एक एक में भी नहीं हरा सकता। विक्रम सिंह ने कुछ नहीं कहा। यशवर्धन पांडे वाकई में काफी साधारण था। हालांकि यशवर्धन पांडे के पीछे का व्यक्ति शायद इतना साधारण न हो। इसके अलावा विक्रम सिंह के साथ पहले हुई घटना में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। अपने लौटने के बाद से विक्रम सिंह इस मामले की जांच कर रहा था, लेकिन उसे कोई परिणाम नहीं मिला था। यही मुख्य कारण था। छोटी ही उसने यशवर्धन पांडे से निपटने में जल्दबाजी नहीं की। उसे यशवर्धन पांडे की स्थिति की पूरी तरह जांच करनी थी और सब कुछ एक साथ हल करना था। शहर के एक होटल में एक शानदार निजी कमरे में कविता अय्यर यशवर्धन पांडे के साथ उलझी हुई थी, बिना एक भी कपड़ा पहने। कविता अय्यर ने धीरे धीरे इस परिणाम को स्वीकार कर लिया था और यहां तक कि यशवर्धन पांडे के प्रति एक आकर्षण विकसित करने लगी थी। अधिकांश समय वह यशवर्धन पांडे के साथ ही उलझी रहती थी। तुम्हें मना करने की जरूरत नहीं है, यशवर्धन पांडे ने कविता अय्यर को अपनी बाहों में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, कौन यशवर्धन पांडे की औरत को छीन सकता है? यशवर्धन, अब ऐसी बातें करने का समय नहीं है। कविता अय्यर ने चिंतित होकर कहा, अगर आज रात को चीजें तय हो गईं तो ये बहुत परेशानी वाली बात होगी। क्या? कविता अय्यर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, यशवर्धन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गलत नहीं हो? मैंने इन सारे सालों में कभी नहीं सुना कि तुम्हारा ऐसा कोई दादाजी है। और यह बात भी सही नहीं लगती। तुम्हारी माँ का उपनाम बजाज है, तुम्हें अचानक ठाकुर उपनाम वाला दादाजी कैसे मिल गया? हाँ, यशवर्धन पांडे ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ समय पहले संयोग से हमें ये पता चला। उस समय ठाकुर परिवार में उथल पुथल थी और मेरी माँ को उस अफरा तफरी में बचपन में ही अलग कर दिया गया था। मेरे नाना ने केवल यही एक बेटी थी और वे इन सारे सालों तक अपराधबोध में जीते रहे। जैसे ही उन्होंने इस तथ्य की पुष्टि की, उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़कर नीलगिरी शहर में हमें स्वीकार करने के लिए विशेष यात्रा की। यशवर्धन पांडे ने गर्व से कहा, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। हमने पितृत्व परीक्षण करवाए हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय टीमों को बुलाकर कई बार परीक्षण करवाए और सभी परिणाम सकारात्मक थे। मेरे भगवान, ये तो ठाकुर परिवार है। कविता अय्यर ने चिल्लाकर कहा, कमल ठाकुर परिवार के मुखिया ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रांत के दूसरे और तीसरे सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर सकते हैं। कमल ठाकुर का बड़ा बेटा, उनका दूसरा बेटा, उनका तीसरा बेटा और ठाकुर परिवार के भतीजे हर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। यशवर्धन, तुमने वाकई में बादलों को हटाकर चांद को चमकते देख लिया है। मैंने तो कहा था कोई भी यशवर्धन पांडे की औरत को नहीं छीन सकता। यशवर्धन पांडे ने कविता अय्यर को पकड़कर हंसते हुए कहा, इसके अलावा प्रांतीय राजधानी का व्यास परिवार ने चौहान परिवार का बड़ा फायदा उठाया। संजय चौहान शायद आज रात मुश्किल में पड़ने वाला है। बाद में जब तुम जाओ तो ये स्थिति अपनी माँ को बता देना, वह जान जाएगी कि क्या करना है। पहले सुनीता सिंह हमेशा यह महसूस करती थी कि विक्रम सिंह कविता अय्यर से शादी करके अपने रुतबे से ऊपर पहुंच रहा है और उसे लगता था कि यह उनके परिवार के भाग्य को बदलने का अवसर है। इसलिए लक्ष्मण अय्यर के परिवार को देखकर, खासकर शोभा अय्यर के सामने, वह बेहद विनम्र और सम्मानजनक थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। सुनीता सिंह को अब शोभा अय्यर के सामने झुकने की जरूरत नहीं थी। शोभा अय्यर और भी प्रत्यक्ष थी। 2 कदम में 3 कदम चलकर सुनीता सिंह के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। अरे मेरी प्यारी समधन, इतनी औपचारिकता क्यों? हम सब एक परिवार हैं, हम बस बाहर खाना खाने जा सकते थे। तुम्हारा इतना परेशान होना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सुनीता सिंह अब अस्पताल में एक सिविल सेवक थी। चौहान परिवार के समर्थन और रोहन अय्यर की देखभाल के साथ लोंगशुई खाड़ी विला में रह रही थी और शहर के अस्पताल में फल फूल रही थी।
मीलों दूर से लोग अस्पताल के मामलों में मदद मांगने उसके पास आते थे और सुनीता सिंह हमेशा चीजों को कुशलता से संभालती थी, जिससे गांव में उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। इस समय शोभा अय्यर के प्रति उसका रवैया पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसने शोभा अय्यर की ओर आराम से नजर डाली और कहा, लक्ष्मण जी यहाँ हैं तो मुझे निश्चित रूप से खुद खाना बनाना होगा। अध्याय 173 रवैये में बदलाव। शोभा अय्यर का चेहरा थोड़ा बदल गया। सुनीता सिंह के इशारे के अनुसार यह भोजन केवल लक्ष्मण अय्यर के लिए तैयार किया गया था। उनके और कविता अय्यर के लिए सुनीता सिंह का कोई इरादा नहीं था कि उनके लिए खाना बनाए। पहले होता तो शोभा अय्यर अब तक गुस्से में फट पड़ती। अब वह चुपके से खुद को समझा रही थी कि यहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए और इसके बजाय जबरदस्ती मुस्कुराए। समधन, तुम बहुत औपचारिकता कर रही हो, शोभा अय्यर ने हंसते हुए कहा, पिछले टिप्पणी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। सुनीता सिंह का चेहरा उदासीन रहा, लेकिन मन ही मन वह पहले से ही खुश थी। कमीनी, पहले तुम घमंडी नहीं थी, अब इतनी ऊंची नहीं होना। पीछे से देख रही कविता अय्यर का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया, फिर भी वह बोल नहीं पाए। लक्ष्मण अय्यर ने ही उसे लाया था और उसे शोभा अय्यर से बात करने का मौका भी नहीं मिला था। उसे यशवर्धन पांडे की स्थिति के बारे में शोभा अय्यर को बताने का अवसर भी नहीं मिला था। लक्ष्मण अय्यर और अमर सिंह एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेहपूर्ण थे। आपसी शिष्टाचार के बाद वे सीधे घर के अंदर चले गए। दरवाजे में प्रवेश करते ही शोभा अय्यर ने आश्चर्य की एक लहर छोड़ी। वह विला के शानदार आंतरिक सजावट से पूरी तरह हतप्रभ थी। हालांकि लक्ष्मण अय्यर का परिवार भी धनी था, धन सापेक्ष था। औसत व्यक्ति की तुलना में अय्यर परिवार को समृद्ध माना जा सकता था। हालांकि लोनशुई खाड़ी के विला निवासियों की तुलना में वे केवल गरीब थे। अपने पूरे जीवन में शोभा अय्यर ने कभी इतनी शानदार सजावट नहीं देखी थी। इस खुलासे ने उनकी मुस्कान को और भी खुश बड़ी ई से भर दिया। सुनीता सिंह के उनके प्रति रवैये की परवाह किए बिना यह आखिरकार उनके दामाद का घर था। शोभा अय्यर ने लक्ष्मण अय्यर की ओर देखा और चुपके से अपने पुरुष के अच्छे स्वाद की तारीफ की। सबके ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही एक लड़की ने रसोई से झांका, सुनीता चाची, सब कुछ तैयार है, क्या मैं अब तलना शुरू करूं? वाह, ये लड़की वाकई बहुत सुंदर है, शोभा अय्यर ने चिल्लाकर कहा। ये लड़की कोई और नहीं, अन्वी थी, जो आमतौर पर विक्रम सिंह के घर पर रहती थी और उनकी दैनिक जरूरतों का ध्यान रखती थी। लेकिन चूंकि विक्रम सिंह शायद ही कभी घर पर होता था, वह यहाँ सुनीता सिंह और अमर सिंह के भोजन का ध्यान रखने में मदद करने आई थी। उसने उस शाम का रात का खाना व्यक्तिगत रूप से तैयार किया था। ठीक है, अब तलना शुरू करो। अन्वी, थोड़ा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारी मदद करने आती हूँ, सुनीता सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अन्वी से बहुत संतुष्ट थी। आखिरकार यह युवा लड़की आज्ञाकारी और निपुण थी। विक्रम सिंह की मरीज सुनीता सिंह ने रुककर फिर मुस्कुराते हुए कहा, वह यहाँ रहती है और छोटे विक्रम की जिंदगी का ध्यान रखती है। हम शोभा अय्यर का दिल धड़क गया। इतनी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला विक्रम सिंह के साथ सारा दिन उसकी जिंदगी का ध्यान रखते हुए ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है? सुनीता सिंह ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन ठंडी बड़ी ही हंसी, यह महसूस करते हुए कि कविता अय्यर विक्रम सिंह के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि शोभा अय्यर नाराज थी, लेकिन उसने अपने विचार व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद विक्रम सिंह आया और सभी भोज के लिए अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। विक्रम सिंह के लौटने के बाद उसने केवल लक्ष्मण अय्यर का अभिवादन किया। शोभा अय्यर और कविता अय्यर की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे शराब के दौर चलते रहे, शोभा अय्यर ने लक्ष्मण अय्यर के कपड़े खींचे, ये संकेत देते हुए कि उन्हें मौजूदा मामले को उठाना चाहिए। शोभा अय्यर ने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, इस साल कविता विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा देने वाली है और विक्रम सिंह जो हाई स्कूल के दूसरे साल में है वह भी इसे दे सकता है। वे जल्द ही विश्वविद्यालय जा सकते हैं। बेहतर होगा कि इसे पहले ही तय कर लिया जाए ताकि वे निश्चिंत हो सकें। इस तरह की बातें विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद करनी चाहिए। सुनीता सिंह ने उदासीनता का दिखावा किया। अरे लेकिन एक बार जब वे विश्वविद्यालय में चले जाएंगे तो वे कम मिलेंगे। आज बात करने का अच्छा अवसर है ना, शोभा अय्यर ने मुस्कुराते हुए कहा। कविता अय्यर इतनी चिंतित थी कि वह लगभग अपने आप में नहीं थी। अगर वे वाकई इस पर चर्चा शुरू कर देते तो उसे समझाने का तरीका नहीं पता होता। विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली, सभी की ओर देखा और अंत में लक्ष्मण अय्यर से कहा, लक्ष्मण अंकल, मुझे माफ करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कविता और मेरी शादी उचित है। क्या? लक्ष्मण अय्यर चौंक गए और शोभा अय्यर का चेहरा भी बदल गया। क्या इतना अच्छा दामाद हाथ से निकलने वाला था? विक्रम आवेग में मता।
शोभा अय्यर ने चिंतित होकर आग्रह किया, तुम और कविता साथ में बड़े हुए हो, बचपन के दोस्त, मासूम दोस्त, हम सभी ने तुम्हारे रिश्ते को बढ़ते देखा है। शोभा अय्यर ने कहा, क्या बात है, घबराओ मत। विक्रम बस आवेग में है, उसका मतलब यह नहीं है, यह नहीं है। कविता अय्यर चिंता से पसीना पसीना होकर बोली, मुझे पेट में थोड़ा असहज लग रहा है, क्या आप मेरे साथ शौचालय जा सकती हैं? माँ, कृपया मेरे साथ चलें। कविता अय्यर ने बिना ना सुने शोभा अय्यर को अपने साथ खींच लिया। एक पल के लिए कमरा अजीब तरह से शांत हो गया। लक्ष्मण अय्यर ने चाय का एक घूंट लिया और धीरे से पूछा, छोटे विक्रम, क्या कविता ने कुछ ऐसा किया जिससे तुम नाराज हो? विक्रम सिंह जवाब देने ही वाला था कि उसका फोन अचानक बजा। उसने कॉल उठाया और आदित्य चौहान की चिंतित आवाज आई, भाई विक्रम, कुछ हो गया। मेरे चाचा को अभी जांच के लिए ले जाया गया है। हम आरा स्वर्ण क्लब हाउस प्रांत के लोगों ने इसे सील कर दिया है। दावा कर रहे हैं कि संपत्तियों में कुछ समस्याएं हैं। वे हमारी जांच शुरू कर रहे हैं और हमारी सारी संपत्तियां जमा कर दी गई हैं। उसी पल दरवाजा अचानक लात मारकर खोला गया और शोभा अय्यर गुस्से से भरे चेहरे के साथ अंदर घुसी। टेबल तक पहुंचने से पहले ही वह फट पड़ी, विक्रम, तुम वाकई अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो ना? तुम कहते हो यह शादी उचित नहीं है, ठीक है तो हम तुम्हारे कहे अनुसार करेंगे ये सगाई खत्म। भविष्य में अगर तुमने मेरी बेटी कविता को फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कमरे में सभी लोग स्तब्ध रह गए। शोभा अय्यर को क्या हो गया था? अभी कुछ देर पहले वह पूरी तरह मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल गई थी। मैं कैसे बोलती हूँ? तुम ये क्यों नहीं पूछते कि वे कैसे बोलते हैं? शोभा अय्यर टेबल तक गई, उस पर हाथ मारा और बोली, यह क्या है? वे अभी दरवाजे में भी नहीं आए और इतना घमंड कर रहे हैं। ओह, अब जब वे चौहान परिवार से जुड़ गए हैं तो वाकई में सोचते हैं कि वे धनी परिवार बन गए हैं। अध्याय 174, चौहान परिवार में संकट। और यह क्या है कि कोई लड़की विक्रम सिंह की रोजमर्रा की जिंदगी में सेवा कर रही है। वह किसी चुड़ैल जैसी लगती है। वह पुरुषों को लुभाने के अलावा और क्या कर सकती है? विक्रम सिंह की रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखना, क्या ये सिर्फ एक बच्ची दुल्हन पालने जैसा नहीं है? ओह, तुम अभी शादी भी नहीं हुए हो और मेरी बेटी को रखेल बनाने की योजना बना रहे हो। क्या तुम वाकई अपने आप को इतना ऊंचा समझते हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह शादी रद्द है। जब तक मैं शोभा अय्यर जीवित हूं, मेरी बेटी कभी भी विक्रम सिंह से शादी नहीं करेगी। अगर वह विक्रम सिंह से शादी करती है तो मैं मर जाऊंगी, सिर्फ उसे दिखाने के लिए। कविता यह पीछे पीछे आए और जल्दी से बोली, माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं भला विक्रम सिंह से शादी कैसे कर सकती हूँ? यह मेरी अच्छी बेटी है, शोभा अय्यर ने गर्व से देखते हुए कहा। लक्ष्मण जी, यहाँ मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। हम कितने सालों से साथ हैं और मैंने कब तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन इस मामले में यह असंभव है। शोभा अय्यर ने जोर से चिल्लाया, तुम नहीं चाहते कि मैं रुकूं? ठीक है, हम चले जाएंगे। कविता, चलो, मैं इस जगह को एक मिनट भी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शोभा अय्यर कविता अय्यर को लेकर आक्रामक रूप से बाहर निकल गईं, जिससे कमरे में बचे कुछ लोग एक दूसरे की ओर अजीब नजरों से देखने लगे। दृश्य एक पल के लिए बेहद असहज हो गया। छोटे विक्रम, लक्ष्मण अंकल को इस घटना के लिए खेद है, मैं घर हुई को कर उन्हें अच्छा सबक दूंगा। लक्ष्मण अय्यर ने कहा, इस घटना का व्यापक प्रभाव पड़ा है। संजय चौहान और विक्रांत चौहान को जांच के लिए ले जाया गया है और चौहान परिवार की अधिकांश संपत्तियां जमा कर दी गई हैं। दिनेश चौहान दिल्ली गए हैं, संभवतः पुराने दोस्तों से मदद मांगने। हालांकि चौहान परिवार की स्थिति अभी बेहद नाजुक है। स्वर्ण क्लब हाउस को बड़ी कर दिया गया है। ईशान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके करीबी अनुयायियों को भी ले जाया गया है। सानिका मेहरा ने जवाब दिया, उस घटना के दौरान जब हर्ष सक्सेना की मृत्यु हुई थी, आदित्य चौहान का व्यास परिवार के साथ विवाद हुआ था। विशिष्ट परिस्थितियों का पता नहीं चल सका। व्यास परिवार ने सब कुछ आदित्य चौहान पर थोप दिया है। उसे मारना हर्ष सक्सेना का बदला लेने का एक तरीका भी है। विक्रम सिंह के लिए संजय चौहान और विक्रांत चौहान जैसे लोग महत्वहीन थे। जो मायने रखता था वह आदित्य चौहान की स्थिति थी, क्योंकि वह विक्रम सिंह का एक स्वीकृत दोस्त था। थोड़ा सोचने के बाद विक्रम सिंह ने अचानक गहरी आवाज में कहा, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा लैपटॉप उपलब्ध है? तुम्हें किस तरह का चाहिए? सानिका मेहरा ने पूछा। अगर यह सिर्फ सामान्य ब्रांड का है जिसमें अच्छा प्रदर्शन हो तो तुम इसे शहर में कहीं भी खरीद सकते हो। अगर तुम वाकई में बहुत अच्छे प्रदर्शन वाला चाहिए तो हमें इसे बाहर से मंगवाना होगा। सानिका मेहरा ने कंप्यूटर विक्रम सिंह को सौंपा और फिर कहा, कितना हुआ? मैं गाड़ी से ले आती हूँ। क्लर्क हैरान रह गया। इतनी महंगी चीज को बिना मोलभाव किए खरीदना।
सानिका मेहरा ने बिल का भुगतान किया, इस बात की परवाह किए बिना कि क्लर्क ने कीमत कितनी बढ़ाई होगी। ऐसी चीजें अब महत्वपूर्ण नहीं थीं। आदित्य चौहान के अधीनस्थों ने उससे बच आने के लिए जमकर लड़ाई की, जिससे वह अपनी जान बचाकर भाग निकला। हालांकि उसने अपना सेलफोन खो दिया और पीछा करने वाले अभी भी उसे स्वर्ण पर्वत पर खोज रहे थे। वह पूरी तरह असहाय और अत्यंत खतरे में था। आदित्य चौहान ने मुड़कर देखा और लगभग 1 दर्जन लोगों को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। कई समूहों ने उसे घेर लिया था, जिससे उसके लिए भागना असंभव हो गया था। उसने गहरी सांस ली और हार मान ली। उस व्यक्ति की ओर मुड़कर उसने भारी आवाज में कहा, आप वास्तव में कौन हैं? आप चौहान परिवार को क्यों निशाना बना रहे हैं? हाँ हाँ, नेता ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम देवांश यादव है। तुमने मेरा नाम सुना होगा ना, रक्तहस्त देवांश यादव। आदित्य चौहान का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, आप प्रांतीय शहर के अष्टमुखी गुरु के शीर्ष सेनापति हैं। अध्याय 175, रक्तहस्त देवांश यादव। देवांश यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर आदित्य में वाकई में दूरदृष्टि है। हमारे चौहान परिवार का अष्टमुखी गुरु से कोई बैर नहीं है। आप मेरे साथ निपटने क्यों आए हैं? आदित्य चौहान ने चिंतित होकर कहा, किसी का पैसा लेकर उनकी मुसीबतें दूर करना। युवा मास्टर आदित्य को ये सिद्धांत समझ में आता है ना? देवांश यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य चौहान ने भारी आवाज में कहा, क्या ये व्यास परिवार के मुखिया ने आपको भेजा है? उन्होंने कितना भुगतान किया? अष्टमुखी गुरु को काम पर रखने के लिए व्यास परिवार ने इस बार काफी खून बहाया होगा ना? हाँ, नियोक्ता की जानकारी के बारे में कृपया मुझे माफ करें, मैं ज्यादा खुलासा नहीं कर सकता। देवांश यादव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। युवा मास्टर आदित्य, क्या आप खुद इसका अंत करना चाहेंगे या मैं आपके लिए इसे जल्दी कर दूं? आदित्य चौहान ने दांत भींचे और गंभीरता से कहा, देवांश यादव, आपको पता होना चाहिए कि मैं विक्रम सिंह का दोस्त हूं। स्वर्ण क्लब हाउस में विक्रम सिंह का भी हिस्सा है। ऐसा करके आप विक्रम सिंह के खिलाफ जा रहे हैं। चौहान मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर भी उस बेकार विक्रम सिंह का जिक्र कर रहे हो। देवांश यादव के बगल में एक हट्टा कट्टा आदमी चिल्लाया, विक्रम सिंह का क्या? उस लड़के की किस्मत अच्छी थी कि वह आज तुम्हारे साथ नहीं आया, वरना हम उसे भी मार डालते। लेकिन वह वैसे भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। छोटे उम्हे मारने के बाद हम उसे भी मारने जाएंगे ताकि आप भाई नीचे मिल सकें। आदित्य चौहान ने भौहें सिकोड़ी और भारी आवाज में कहा, आप रक्तहस्त देवांश यादव हैं तो ये यशवंत राणा होगा ना? हट्टा कट्टा आदमी ने वसे कहा, हम लड़के में कुछ समझ है, मेरा नाम पहचान लिया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसे जल्दी कर दूंगा। रक्तहस्त देवांश यादव काला बाघ यशवंत राणा व्यास परिवार ने इस बार वाकई में खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आदित्य चौहान ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, देवांश यादव ने हल्के से हंसते हुए कहा, युवा मास्टर आदित्य, नियोक्ता ने कहा कि अगर आप मरना नहीं चाहते तो वे आपको एक मौका भी दे सकते हैं। आपको बस इतना बताना है कि हर्ष सक्सेना को किसने मारा और फिर आप जीवित रह सकते हैं। आदित्य चौहान ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, हर्ष सक्सेना को मैंने मारा, क्या मैं फिर भी जीवित रह सकता हूं? आदित्य चौहान ने तब भींचे और गंभीरता से कहा, इसका विक्रम सिंह से कोई लेना देना नहीं है। उसे हमारे चौहान परिवार और व्यास परिवार के मामलों में क्यों घसीटा जाए? इसका संबंध है या नहीं ये तय करना आपके बस की बात नहीं है ना? छोटी ही योक्ता ने भुगतान किया है तो हम बस अपना काम करेंगे, आपको हमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। देवांश यादव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि युवा मास्टर आदित्य सच बताने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें पहले आपको मारना होगा। आदित्य चौहान का रंग पूरी तरह बदल गया। वह केवल एक लाड़ प्यार में पला हुआ युवा मास्टर था जिसने कभी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं ली थी। वह इतने सारे लोगों का मुकाबला कैसे कर सकता था? कोई हिले नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। यशवंत राणा ने चिल्लाते हुए नीचे की ओर दौड़ा, कमीने, मुझे उसे काटने दे। यशवंत राणा आदित्य चौहान के सामने पहुंचा और एक बड़ी युद्ध कुल्हाड़ी उठाकर उसे जोर से नीचे लाया। पीछे से एक परिचित आवाज आई। आदित्य चौहान ने सिर घुमाया और देखा कि विक्रम सिंह ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। आदित्य चौहान का चेहरा पूरी तरह आश्चर्य से भरा था। आप यहाँ कैसे पहुंचे? हल्की माँ छोटे उस्कान के साथ विक्रम सिंह पास आया। तुम मेरे दोस्त हो, जब तुम खतरे में हो तो मैं भला कैसे ना हूं? आदित्य चौहान की आंखें लाल हो गईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, भाई धन्यवाद। अगर हम भाई हैं तो ऐसी बातों की कोई जरूरत नहीं। विक्रम सिंह आदित्य चौहान के पास आया, सामने की भीड़ को देखा और अंत में अपनी नजर रक्तहस्त देवांश यादव पर टिका दी। पिन्नान प्रांत के 7 महान ड्रैगनों में से बाकी 6 केवल स्थानीय सांप हैं।
केवल अष्टमुखी गुरु को ही सही मायने में नदी पार करने वाला ड्रैगन माना जा सकता है, विक्रम सिंह ने धीरे से कहा। प्रांतीय शहर का अंडरवर्ल्ड लीडर पिंगनान में छठा रैंक वाला विशेषज्ञ भी है और उसका पारिवारिक का पृष्ठभूमि अत्यंत प्रभावशाली है। मैं वाकई में नहीं सोच पा रहा कि ऐसा बड़ा व्यक्ति व्यास परिवार के लिए काम करने क्यों जाएगा। हर्ष सक्सेना ने दूर खड़े यशवंत राणा की ओर देखा, फिर विक्रम सिंह की ओर और धीरे से कहा, ये वही होगा ना जिसने त्रिदेव शर्मा को हराया था। विक्रम सिंह ने न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया। देवांश यादव ने धीरे से कहा, मेरे बॉस ने कहा कि वह आदित्य चौहान का सिर वापस ले जाना चाहता है। भाई विक्रम, आपके इस तरह बीच में आने से हमारे लिए चीजें मुश्किल हो रही हैं। देवांश यादव ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, चूंकि भाई विक्रम ने इस तरह कहा है, हम आपको ये सम्मान देंगे। हम इस मामले में अब और हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाँ, विक्रम सिंह ने हाथ पीछे रखकर खड़े होकर जोर से कहा, क्या आपको कोई आपत्ति है? विक्रम सिंह ने आदित्य चौहान की ओर हाथ हिलाया और शांतिपूर्वक देवांश यादव की ओर देखते हुए कहा, या तो आप पीछे रहें या आपके लाए हुए लोग पीछे रहें। यह आपका व्योर है। देवांश यादव की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। उसने गहरी आवाज में कहा, विक्रम सिंह, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। अगर मेरे पर आशा ताकत है तो मैं अपनी किस्मत क्यों नहीं आजमाऊं? विक्रम सिंह ने ठंडी हंसी के साथ कहा। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे मार सकते हैं और फिर आप सभी जा सकते हैं। कितना घमंड! देवांश यादव ने अचानक दांत भींचे और चिल्लाया, ठीक है तो हम लड़ेंगे। भाइयों, अपने हथियार उठाओ और उसे मार डालो। जैसे ही उसने बात पूरी की, देवांश यादव के पीछे के लोगों ने तुरंत अपनी तलवारें निकाली और दहाड़ते हुए विक्रम सिंह की ओर दौड़े। अध्याय 176 अष्टमुखी गुरु की योजना। हालांकि विक्रम सिंह ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से देख लिया था कि टकराव के दौरान देवांश यादव पहले ही मुड़कर भाग चुका था। यह आदमी कुछ ही पल पहले जोर शोर से चिल्ला रहा था। वास्तव में वह शुरू से ही भागने की तैयारी में था। वहां रुकने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने उन लोगों को हमला करने का आदेश दिया था ताकि वह अपने लिए समय निकाल सके। विक्रम सिंह ने हल्के से मुस्कुराया, देवांश यादव का पीछा नहीं किया और न ही पीछे छूटे लोगों की परवाह की, बल्कि आदित्य चौहान के साथ चला गया। आदित्य चौहान को चोट नहीं लगी थी, लेकिन इतने समय तक पहाड़ पर इधर उधर भागने के बाद उसकी टांगें वाकई कमजोर हो चुकी थीं। विक्रम सिंह के पीछे पीछे चलते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, भाई विक्रम, आज जो हुआ वह वाकई में नहीं होना चाहिए था। अष्टमुखी गुरु वह प्रांतीय शहर के शीर्ष व्यक्तियों में से एक है। मुझे सचमुच नहीं पता था कि व्यास परिवार उन्हें काम पर रख सकता है। विक्रम सिंह ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है कि उन्हें व्यास परिवार ने काम पर न रखा हो। आदित्य चौहान चौंक गया और आश्चर्य से पूछा, आपका मतलब क्या है? विक्रम सिंह ने कुछ नहीं कहा और जल्द ही आदित्य चौहान के साथ पहाड़ी जंगल से बाहर निकल आया। तभी एक सेडान तेजी से उनके पास आए। ड्राइवर कोई और नहीं, गुरु नित्यानंद थे। गुरु नित्यानंद ने देखा, पूरी तरह से हतप्रभ होकर, और मदद नहीं कर सके, लेकिन चिल्लाए, मास्टर विक्रम वाकई में मनुष्यों में एक अमर है। कुछ ही देर बाद विक्रम सिंह ने दूर से देवांश यादव को देखा। से सचेत किए बिना विक्रम सिंह आकाश से उतरा और चुपके से जमीन पर उसका पीछा करने लगा। वह जल्दी ही स्वर्ण पर्वत के दूसरी ओर पहुंच गया, जहां पहाड़ के तल पर एक काली ऑफ रोड गाड़ी खड़ी थी। देवांश यादव के अंदर छोटे उशी की लहर दौड़ गई और वह पूरी ताकत से गाड़ी की ओर दौड़ा। देवांश यादव ने राहत की सांस ली और कहा, भाई विक्रम के शब्दों के लिए मैं बहुत आभारी हूं। जब मैं लौटूंगा मैं निश्चित रूप से हमारे बॉस को मनाऊंगा कि वे व्यास परिवार की मदद करना बंद कर दें। देवांश यादव की आंखों में एक तेज चमक कौंधी। उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, भाई विक्रम, चिंता न करें, हम अब व्यास परिवार के मामलों में शामिल नहीं होंगे। विक्रम सिंह ने देवांश यादव के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, शामिल होना या न होना यह आप पर निर्भर है। मैंने जो कहना था वह कह दिया और मुझे उम्मीद है कि आप ये संदेश अष्टमुखी गुरु तक पहुंचाएंगे। चौहान परिवार का मामला उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वह हस्तक्षेप करने पर अड़े तो हा। विक्रम सिंह ने हल्के से मुस्कुराया, बाकी बात अधूरी छोड़कर वह हाथ पीछे करके मुड़कर चला गया। बॉस, योजना सफल रही। देवांश यादव अपनी आंखों में उत्साह छिपा नहीं सका। श्री विक्रम कल प्रांतीय शहर जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से व्यास परिवार के पास। मुझे लगता है इस बार श्री विक्रम व्यास परिवार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे। चेहरे पर छोटे उशी लिए देवांश यादव ने कहा, बॉस, एक बार जब वह व्यास परिवार को खत्म कर देगा, आप स्थिति का फायदा उठाकर व्यास परिवार की संपत्तियों को हड़प सकेंगे। उस समय 10 महान परिवार आपके सामने तुलना में नहीं टिक
एंगे बॉस, आपके पास वाकई में शानदार दूरदर्शी योजनाएं हैं। व्यास परिवार के लोग शायद अपनी मृत्यु तक ये नहीं समझ पाएंगे कि वे कैसे हार गए। हा हा हा, अष्टमुखी गुरु ने हंसते हुए कहा। व्यास परिवार मरने का कदार है। एक महान परिवार होने के नाते और चौहान परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने से अन्य परिवारों में असंतोष पैदा होना तय था। भले ही मैं उनकी संपत्तियों को हड़प लूं, ये केवल एक व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता होगी और कोई भी इसे मुझसे नहीं जुड़ेगा। उस समय यह विक्रम सिंह होगा जिसने व्यास परिवार को नष्ट किया। अगर कोई व्यास परिवार के लिए बदला लेना चाहेगा तो वे केवल विक्रम सिंह और चौहान परिवार को दोष देंगे। ये री विक्रम उन्होंने डोंगयुआन के मलिक परिवार की कुछ शाखाओं को अपंग कर दिया, जिससे तेज मलिक नाराज हो गए। अष्टमुखी गुरु ने हंसते हुए कहा, और व्यास परिवार को इस खबर की भनक लग गई है और इसलिए उन्होंने तेज मलिक को विक्रम सिंह से निपटने की तैयारी के लिए काम पर रखा है। अष्टमुखी गुरु, हाँ, इसलिए तेज मलिक ने भी कमलेश पटेल को ढूंढा और वे विक्रम सिंह को मारने के लिए एक साथ काम करने की योजना बना रहे हैं। हाँ, अष्टमुखी गुरु ने हंसते हुए कहा, मैं कभी अनिश्चितताओं में नहीं पड़ता, तुम बस वापस आओ और तमाशा देखो। अध्याय 177, रवैया तुरंत बदल जाता है। यह नहीं होना चाहिए। आदित्य चौहान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने चिंतित होकर कहा, व्यास परिवार प्रांतीय राजधानी के 10 महान परिवारों में से एक है जो हमारे चौहान परिवार से अधिक शक्तिशाली है। इतना बड़ा परिवार युद्ध में दूसरे को पूरी तरह कुचल सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि यह नियमों का उल्लंघन होगा। इसके अलावा व्यास परिवार डिंग परिवार से अलग है। 10 महान परिवारों में एक गठबंधन है। अगर व्यास परिवार को पूरी तरह खत्म कर दिया गया तो इसका मतलब कि 9 महान परिवारों से दुश्मनी मोल लेना होगा, जो बहुत बुद्धिमानी नहीं है। तब मुझे डर है कि पूरा पिंगनान प्रांत हमारे खिलाफ हो जाएगा और चौहान परिवार वाकई में खत्म हो जाएगा। विक्रम सिंह ने कहा, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूं, अगर व्यास परिवार को हमने नष्ट नहीं किया तो क्या होगा? अगर व्यास परिवार को हमने नष्ट नहीं किया तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, आदित्य चौहान ने कहा। अगर व्यास परिवार खत्म हो गया तो हमारे चौहान परिवार की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और ये मामले बीत जाएंगे। अच्छा, विक्रम सिंह ने धीरे से सिर हिलाया, खड़ा हुआ और कहा, मैं कल प्रांतीय राजधानी जाऊंगा, मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। आप वाकई में व्यास परिवार के पास जा रहे हैं? आदित्य चौहान ने घबराहट भरे चेहरे से पूछा और फुसफुसाया, विक्रम, व्यास परिवार नानलुओ शहर के उन परिवारों जैसा नहीं है। व्यास परिवार की ताकत असाधारण है। 10 महान परिवारों में से किसी को भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। अगर विक्रम सिंह और कविता अय्यर की शादी आगे बढ़ी तो वह उनका भांजा दामाद होगा। इस तरह के रिश्ते के साथ विक्रम सिंह निश्चित रूप से उनकी मदद करेगा ना। क्या हुआ? ओ भाई, अय्यर ने उनकी ओर देखा और कहा, वह विक्रम वाला लड़का मेरी बेटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम मुझसे क्या कहने की उम्मीद करते हो? इसके अलावा क्या तुमने सिंह परिवार के उन लोगों की आंखों का नजारा देखा है? उनका घमंड आसमान छू रहा है। वे इतने घमंडी क्यों हैं? क्या वे भूल गए कि वे पहले कौन थे? क्या वे वाकई में सोचते हैं कि वे अब उच्च कुल के हो गए हैं? मैं तुम्हें बता दूं, भले ही एक भिखारी शाही लबादा पहन ले, वह फिर भी भिखारी ही रहेगा और कभी कुछ बन नहीं पाएगा। विक्रम सिंह और कविता की शादी बहुत पहले तय हो चुकी है। तुम कुछ बन नहीं पाएगा का क्या मतलब निकाल रही हो? लक्ष्मण अय्यर ने गुस्से में जवाब दिया। छोटी या हम शादी की बात कर रहे थे, न कि परिवार की पृष्ठभूमि की। क्या? मीना अय्यर ने हैरानी से सांस ली। क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता? शोभा अय्यर ने कहा, चौहान परिवार मुसीबत में है। संजय चौहान और विक्रांत चौहान को जांच के लिए ले जाया गया है। स्वर्ण क्लब हाउस को सील कर दिया गया है और उनका शीर्ष गुर्गा ईशान गिरफ्तार हो चुका है। चौहान परिवार अब लगभग खत्म हो चुका है और विक्रम सिंह का समर्थन पूरी तरह से चला गया है। चमुच विराज अय्यर अचानक उत्साहित हो उठा, ये कब हुआ? चौहान परिवार इतना बड़ा कुनबा है, यह अचानक कैसे ढह सकता है? बेशक, क्योंकि एक और शक्तिशाली परिवार ने साजिश रची है, शोभा अय्यर ने तंज कसते हुए कहा। तुमने प्रांतीय या राजधानी के व्यास परिवार के बारे में सुना है ना? हर्ष सक्सेना, उनका पोता नानलुओ शहर में मर गया और उसकी मौत का संबंध चौहान परिवार से है। ये व्यास परिवार ही है जो चौहान परिवार को नष्ट करने निकला है। तो यह व्यास परिवार है। विराज अय्यर और भी उत्साहित हो गया। तो क्या चौहान परिवार इस बार वाकई में खत्म हो जाएगा? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि चौहान परिवार निश्चित रूप से खत्म हो चुका है, शोभा अय्यर ने तंज कसते हुए कहा। चौहान परिवार के बिना विक्रम सिंह क्या है? क्या वह सोचता है कि वह उस शानदार विला में रह सकता है? क्या वह सोचता है कि उसके पास अभी भी वह सारा पैसा रहेगा? क्या वह सोचता है कि वह इठलता हुआ घूम सकता है?
मैं तुम्हें बता दूं, कुछ ही दिनों में वह अपने पुराने घर में धूल से सना चेहरा लिए रेंगता हुआ वापस आएगा और फिर से किसान बन जाएगा। चौहान परिवार के बिना सिंह उपनाम वाला कोई क्या है? विराज अय्यर ने जोर से दांत भींचे और कहा, ठीक है, मैं अभी अस्पताल के निदेशक को फोन करता हूं और उनसे कहता हूं कि वे अपने रसूख का इस्तेमाल करके विक्रम सिंह के प्रोजेक्ट्स को हड़प लें। हम चौहान परिवार के बिना कोई भी विक्रम सिंह का समर्थन नहीं करेगा। क्या वह तब हमारे साथ सहयोग करने से इनकार करने की हिम्मत करेगा? अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। अध्याय 178। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? विक्रम सिंह का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने नहीं सोचा था कि कोई उसके प्रोजेक्ट्स के खिलाफ इतनी जल्दी कार्रवाई करेगा। ऐसा लगता था कि वे मान रहे थे कि चौहान परिवार के पतन के साथ वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका है ना। क्या तुमने अर्पित से संपर्क नहीं किया? विक्रम सिंह ने पूछा। किया, लेकिन फोन अर्पित के सचिव अमित ने उठाया। रोहन अय्यर ने हिचकिचाते हुए धीमी आवाज में कहा, जो मैं समझ पाया उसके अनुसार ऐसा लगता है कि अर्पित को हाल ही में कुछ परेशानी हुई है। वह अभी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा है क्या? विक्रम सिंह ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। व्यास परिवार में वाकई हिम्मत थी ना। उन्होंने तो अर्पित के खिलाफ भी कदम उठाना शुरू कर दिया था। अब हमें क्या करना चाहिए? रोहन अय्यर ने चिंतित होकर कहा। तीसरा अस्पताल ने मुझसे संपर्क किया है और तुरंत सारी सामग्री भेजने का आदेश दिया है। डॉक्टर विक्रम, ये प्रोजेक्ट्स हमारे अस्पताल की जीवन रेखा हैं। इनके बिना मैं तो मरकर माफी मांग लूं। हाँ, विक्रम सिंह ने हल्के से हंसते हुए कहा। डीन रोहन, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? डॉक्टर विक्रम, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं निश्चित रूप से आप पर भरोसा करता हूं, तभी तो मैं आपको फोन कर रहा हूं। रोहन अय्यर ने घोषणा की। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो घबराओ मत, विक्रम सिंह ने निर्देश दिया। उनके साथ सहयोग करो, जो कुछ वे कहें करो और जो कुछ वे मांग रहे हैं वह सब दे दो। क्या? रोहन अय्यर चौंक गया। अगर उन्होंने सब दे दिया तो क्या प्रोजेक्ट्स हमेशा के लिए खो नहीं जाएंगे? मुझ पर भरोसा रखो, विक्रम सिंह ने जोर दे कर कहा। 3 दिन से भी कम समय में ये लोग सब कुछ वापस लाकर तुमसे इसे लेने की भीख मांगेंगे। क्या? रोहन अय्यर और भी हैरान हो गया। ये कैसे संभव हो सकता था? क्या लोग वह चीजें वापस करेंगे जो उन्हें दे दी गईं? कुछ ही देर बाद आराध्या पाटिल ने भी फोन किया। उसी मुद्दे को लेकर चिंतित थी। ये प्रोजेक्ट पाटिल उद्यमों के लिए एक जीवन रक्षक था। इसके बिना उन्हें लगता था जैसे वे पहले ही मर चुके हों। विक्रम सिंह ने वही बात दोहराई जो उसने पहले कही थी। सलाह दी कि अभी के लिए चिंता न करें और आश्वासन दिया कि 3 दिन के भीतर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। विराज अय्यर का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने कड़ाई से कहा, विक्रम सिंह, इतना घमंड मत कर। मैं आज यहाँ तुम्हें सूचित करने आया हूँ कि तुम्हें कल सुबह सबसे पहले तीसरा अस्पताल में रिपोर्ट करना है और इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करना है। तुम्हें सुबह 8 बजे ठीक समय पर वहां होना होगा, वरना परिणाम भुगतने होंगे। कम से कम, विक्रम सिंह ने बिना जल्दबाजी के कहा, मेरी सहमति के बिना तुम इन प्रोजेक्ट्स पर कोई प्रगति नहीं कर पाओगे। सचमुच? विराज अय्यर ने कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं विक्रम सिंह, 3 साल पहले तुमने एक बच्चे को कोमा में डाल दिया था। तुम्हारी वापसी के बाद से तुम 1 दर्जन से ज्यादा हिंसक झगड़ों में शामिल हो चुके हो, जिससे दर्जनों लोगों को गंभीर चोटें आईं। और अब जब तुम 18 साल के हो, अगर इन सभी घटनाओं का एक साथ मुकदमा चला तो तुम्हें कितने साल जेल में बिताने पड़ेंगे? 10 साल, 20 या शायद 30? जैसे ही विराज अय्यर कुछ और बोलने वाला था, मीना अय्यर कार से बाहर कूदी और चिल्लाई, बड़े भाई, सके साथ इतनी बातें क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर यह कल नहीं आता तो पहले इसे पकड़ लो और फिर मैं किसी को इसके पूरे परिवार की टांगें तुड़वाने को कहूंगी। फिर देखते हैं कि यह अवज्ञा करने की हिम्मत करता है या नहीं। विक्रम सिंह का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने मीना अय्यर की ओर देखा। मेरे परिवार को छूने की कोशिश करो और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम्हें कहीं दफन होने की जगह भी नहीं मिलेगी। मीना अय्यर विक्रम सिंह की नज़र से डर गई, लेकिन फिर जल्दी ही उसने आत्मविश्वास हासिल कर लिया चौहान परिवार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए। उसी पल कुणाल अय्यर भी कार से बाहर कूदा और चिल्लाया, चाचा, उस अन्वी का क्या उसे भी अनुसंधान के लिए नहीं ले जाना चाहिए? उसे भी साथ ले आओ। अध्याय 179। क्या तुम्हें महिलाओं को प्राथमिकता देना समझ में आता है? पछतावा? मेरे शब्दकोश में पछतावा शब्द नहीं है, विराज अय्यर ने घमंड से कहा। मैंने जो कहना था वह कह दिया, बस अब चलो। मीना अय्यर विराज अय्यर के पीछे पीछे बाहर निकली, जबकि कुणाल अय्यर ने सिर घुमाकर विक्रम सिंह की ओर देखा और कहा, विक्रम सिंह, हमारे बीच का हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ है। विक्रम सिंह ने हल्के से मुस्कुराया बिना कुछ बोले।
अगर आज रात स्वर्ण पर्वत की घटना नहीं हुई होती तो वह निश्चित रूप से इन तीनों को आसानी से नहीं छोड़ता। लेकिन स्वर्ण पर्वत के बाद विक्रम सिंह के पास एक बड़ी योजना थी जिसे लागू करना था, और वह यहाँ पहले कदम नहीं उठा सकता था क्योंकि इससे छोटे लाभ के लिए बड़े नुकसान हो सकते थे। घर वापस आने पर गुरु नित्यानंद पहले से ही नीचे उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि विक्रम सिंह ने उन्हें बुलाया था। किलिन ज़ेड की असाधारण गर्मी को देखकर गुरु नित्यानंद ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि यह एक कीमती वस्तु थी, और उन्होंने उत्साह से कहा, अमर गुरु, क्या ये संभवतः एक श्रेष्ठ जादुई उपकरण है, आप ऐसा कह सकते हैं? विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। किलिन ज़ेड के भीतर मुख्य किलिन निश्चित रूप से आत्मा शांति क्षेत्र के स्तर पर था। पृथ्वी के लिए यह वास्तव में एक सच्चा श्रेष्ठ जादुई उपकरण माना जा सकता था। गुरु नित्यानंद का चेहरा असाधारण रूप से उत्साहित था। उन्होंने दोनों हाथों से किलिन ज़ेड लिया, उनकी आवाज कांप रही थी। एक श्रेष्ठ जादुई उपकरण, मैंने इसके बारे में सिर्फ सुन था, कभी देखा नहीं। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे गुरु जिन्होंने मुझे जादू सिखाया उन्होंने भी सिर्फ इसके बारे में सुना था। मुझे लगता है कि पूरे पिंगलान प्रांत में शायद ही कोई श्रेष्ठ जादुई उपकरण निकाल सके। ऐसे खजाने उन संप्रदायों के भीतर छिपे होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने अमर गुरु के साथ एक देख पाऊंगा। ये संतुष्टि देने वाला है, वाकई में संतुष्टि देने वाला। संन्यास क्षेत्र से नीचे की किसी बड़ी ही ताकत के खिलाफ किलिन ज़ेड तुरंत मार सकता था, लेकिन अगर संन्यास क्षेत्र से ऊपर की ताकत का सामना हुआ तो यह पर्याप्त नहीं होगा। सौभाग्य से पूरे पिंगलान प्रांत में संन्यास क्षेत्र से ऊपर की ताकत वाले लोग ज्यादा नहीं थे। जिन लोगों से विक्रम सिंह की दुश्मनी थी वे शायद प्रांतीय राजधानी में उसका इंतजार कर रहे थे। इसलिए नानलुओ शहर में गुरु नित्यानंद के पास किलिन ज़ेड होने से वह जय था। इसलिए विक्रम सिंह के परिवार और दोस्तों की रक्षा करना बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। बेशक सिर्फ सुरक्षा के लिए विक्रम सिंह ने गुरु नित्यानंद को 3 ज़ेड पेंडेंट दिए थे, जिनमें बैंगनी बिजली दैवीय गर्जना थी। ये बैंगनी बिजली दैवीय गर्जनाएं महत्वपूर्ण क्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थीं। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद विक्रम सिंह अगली सुबह जल्दी प्रांतीय राजधानी के लिए रवाना हुआ। आखिरकार उसके कंधों से एक बोझ उतर गया। चौहान परिवार में ऐसी घटना होने और ईशान के पक्ष को भारी आपदा झेलने के बाद विक्रम सिंह ने उनसे कार की व्यवस्था करने के लिए नहीं कहा, बल्कि ट्रेन से जाने का फैसला किया। यही है पहली लड़की, रिया शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी लड़की सना गुप्ता ने संतुष्टि से सिर हिलाया और अपना सामान आगे बढ़ाया। सीधे विक्रम सिंह से कहा, अरे क्या तुम मेरा सामान वहां ऊपर रख सकते हो? हम विक्रम सिंह चौंक गया सना गुप्ता की ओर देखते हुए। क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? जाहिर है यहाँ सिर्फ हम 3 हैं, मैं और किससे बात करूंगी? सना गुप्ता ने नाराजगी से जवाब दिया, क्या तुम हम 2 लड़कियों से इतना भारी काम करवाने की उम्मीद करते हो? विक्रम सिंह एक पल के लिए अवाक रह गया, लेकिन फिर भी वह आया और दोनों के सामान को ठीक से व्यवस्थित किया। मैं एक लड़की को रियायत दे सकता हूं, लेकिन इस शर्त पर कि वह भी मेरा सम्मान करे, विक्रम सिंह ने दे लहजे में जवाब दिया। जब से तुम आए हो तुम बस मुझे आदेश दे रही हो, सामान हटाने को कह रही हो और अपनी सीट छोड़ने को कह रही हो। शुरू से अंत तक तुमने एक बार भी धन्यवाद नहीं कहा। क्या तुम वाकई में सोचती हो कि मैं तुम्हारा नौकर हूं? अध्याय 180। क्या तुम्हें महिलाओं को प्राथमिकता देना समझ में आता है? वास्तव में विक्रम सिंह को इन बातों की परवाह नहीं थी, लेकिन इस लड़की का दबंग और बॉसी रवैया वाकई में एक गुस्सा दिला रहा था। मैं एक लड़की को बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं एक चिड़चिड़ी औरत को बर्दाश्त करूं। हाँ, उससे शिष्टाचार की बातें बेकार हैं। ये लड़का कौन जाने किस पहाड़ी गुफा से निकला है? क्या इसे पता है कि गुणवत्ता क्या होती है? महिलाओं को प्राथमिकता देना क्या होता है? बस करो सुंदरी, अपने आप को इसके स्तर तक मत लाओ। कॉलेज के छात्रों ने बारी बारी से उसका मजाक उड़ाया और दोनों लड़कियां रिया शर्मा और सना गुप्ता भी विजयी मुर्गों की तरह तृप्त होकर विक्रम सिंह को देख रही थीं। विक्रम सिंह का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने शुरू में इन लोगों को नजरअंदाज करने का इरादा किया था, लेकिन अब वे स्पष्ट रूप से उसे तंग कर रहे थे। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? तुम सब बाहर निकलो, विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। यह मेरा बंक है, तुरंत चले जाओ। सना गुप्ता ने मुंह बनाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, जैसे उसे बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो, दयनीय और अपमानित। कॉलेज के छात्र हैरान होकर देखने लगे। उनका नेता आर्यन पटेल तुरंत गुस्से में आ गया। विक्रम सिंह की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, अरे क्या तुम्हें एक लड़की के साथ इतना कंजूस होना जरूरी है? तुम क्या हो, हमें बाहर निकलने को कह रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, कृतघ्न मत बनो, पहले तुम बाहर निकलो। बाकी कुछ लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर गुस्से से भर गए और चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? चलो इसे सबक सिखाते हैं।
कॉलेज के छात्र आक्रामक रूप से दौड़े विक्रम सिंह को बीच में घेर लिया और उसे पीटने के लिए तैयार हो गए। विक्रम सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी, प्रत्येक को एक लात मारी और तुरंत सभी को उड़ा दिया। रिया शर्मा और सना गुप्ता अवाक रह गईं। उन्होंने सोचा था कि ये कॉलेज के छात्र विक्रम सिंह को अच्छा सबक सिखा सकते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि स्थिति ऐसी हो गई और वे भी डर से कांपने लगीं। पहले तो समूह बोलने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन थोड़ी देर बाद ये देखकर कि विक्रम सिंह में गुस्से का कोई संकेत नहीं था, उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया। आखिरकार उनकी आवाजें और तेज हो गईं और कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा जैसे ट्रेन के डिब्बे में सिर्फ वे ही थे। विक्रम सिंह ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अगर ये लोग उसे परेशान नहीं करते तो वह उनकी परवाह क्यों करता। विक्रम सिंह ने कुछ नहीं कहा और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी आंखें केवल इसलिए खोली थी क्योंकि प्रिया शर्मा का नाम उसका ध्यान आकर्षित कर रहा था। बाकी सब के लिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उन दोनों लड़कियों के लिए ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें विक्रम सिंह की कमजोरी मिल गई हो। इसलिए उन्होंने तुरंत प्रिया शर्मा के साथ अपने रिश्ते के बारे में डींगे हाँकना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वे करीबी सहेलियां थीं, अक्सर एक साथ खाना खाती और खरीदारी करती थीं और ऐसा बात करती थीं जैसे वे प्रिया शर्मा की सबसे अच्छी दोस्त हों। कॉलेज के छात्र मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। लड़कियां सुंदर थीं और प्रिया शर्मा की बैकअप डांसर होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से और भी ध्यान आकर्षित कर रही थीं। हालांकि पूरे इस कष्ट के दौरान विक्रम सिंह ने फिर कभी अपनी आंखें नहीं खोली, जिसने स्पष्ट रूप से दोनों लड़कियों को नाराज कर दिया। आखिरकार ट्रेन झोंकझोंक शहर में रुकी। विक्रम सिंह बिना किसी सामान के ट्रेन से उतर गया, हल्का और बेफिक्र महसूस कर रहा था। रिया शर्मा और सना गुप्ता कॉलेज के छात्र के साथ जल्दी से ट्रेन से उतरी और निकास की ओर बढ़ी। दूर से लड़कियों ने एक आदमी को देखा और सीधे उसके पास चली गईं। अगर विक्रम सिंह ने उसे देखा होता तो वह उस आदमी को प्रिया शर्मा के ड्राइवर रमेश यादव के रूप में पहचान लेता। स्पष्ट रूप से रमेश यादव कोई हंगामा नहीं करना चाहता था, लेकिन दोनों लड़कियां इस मामले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थीं। क्या रमेश यादव का गुस्सा भड़क उठा और वह चिल्लाया, "ये व्यक्ति कौन है? इतना घमंडी, मुझे उसके पास ले चलो।"